आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 15th चैप्टर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। इसका मतलब यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या बताता है, न्यायालय की उस शक्ति से है। कौन सी शक्ति न्यायालय की? न्यायालय जैसे कि हाई कोर्ट का होना, कि विधायिका द्वारा कौन से कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा कौन से आदेशों को बनाया गया है या लागू किया गया है, या प्रशासन द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यों की जांच की गई है। यानी कि जांच करता है न्यायिक पुनरावलोकन कि सरकार क्या काम करती है, विधायिका ने कौन से कानून बनाए या कार्यपालिका द्वारा कौन से आदेशों को लागू किया गया। अब हमारा टॉपिक है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है। जब मौलिक अधिकार बन गए थे उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह बताया गया कि किस तरीके से हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 31 के अंतर्गत संविधान की आत्मा एवं हृदय के रूप में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान सुझाया था। इस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू कराए। देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों द्वारा उनके अधिकारों के हनन किए जाने की स्थिति में, यानी कि अगर उनके अधिकार छिनते हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यानी कि सामने अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान प्रतिपादित किया है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की याचनाएं दायर की जाती है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 31 के अंतर्गत संविधान को अपनी आत्मा एवं हृदय के रूप में क्या बनाया था, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान। यानी कि संवैधानिक उपचारों के प्रावधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बोला कि ये क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। और इसकी प्रमुख याचनाएं क्या है, यानी कि कौन कौन सी संवैधानिक उपचारों के प्रावधान हैं, तो कि अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ जो है, संवैधानिक उपचारों के प्रकारों का वर्णन करें, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम रिट के नाम से भी जानते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करो। इसके द्वारा न्यायालय को अधिकार प्राप्त होता है कि वह बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दे सकता है, यानी कि उसको बुला सकता है जिसने अपराध करा है। यदि बंदी बनाया गया व्यक्ति यानी कि कैदी जो बनाया गया व्यक्ति है, यह अनुभव करता है कि उसे गैर कानूनी अथवा अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह स्वयं अथवा उसका कोई साथी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दे सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको बिना बात पे ही कैद कर लिया है, पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो वह उच्च न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। और उसका कोई भी साथी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में उसके आवेदन पत्र दे सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए। यदि न्यायाधीश यानी कि जज यह समझे कि व्यक्ति को वास्तव में अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह उसे मुक्त करने का आदेश दे सकता है। यानी कि अगर जज को लगता है कि जो व्यक्ति को पकड़ा गया है वो बिना बात में पकड़ा गया है, गैर कानूनी पकड़ा गया है, तो उसको वो मुक्त यानी कि फ्री छोड़ सकता है, यानी कि छोड़ सकता है वो उसको कि इसको छोड़ दिया जाए। इस व्यवस्था से कार्य प्रणाली निरंकुश नहीं हो पाती, यानी कि इस पे कोई अंकुश नहीं लग पाता। सेकंड है परमादेश लेख।
लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है कि हम आज्ञा देते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य को पूरा ना करे तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए परमादेश द्वारा आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विश्वविद्यालय अपने किसी सफल विद्यार्थी को डिग्री ना दे, ऐसी अवस्था में उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय परमादेश के द्वारा इन संस्थाओं को कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश दे सकता है कि जिस विद्यार्थी को तुमने डिग्री नहीं दी है उसको दी जाए। यानी कि किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को वह आदेश दे सकता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा हो, इस स्थिति में उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से प्रतिषेध अथवा मना कर सकता है। प्रतिषेध का मतलब मना करना है, यानी कि कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो, यानी कि अपनी मनमानी कर रहा हो, तब सर्वोच्च या उच्च न्यायालय उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। फिर है अधिकार पृच्छा। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से। यदि किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी पद या कानून को प्राप्त कर रखा हो तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा के सदस्य की आयु की सीमा 65 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति इस आयु के बाद भी सदस्य बना हुआ है तो उस उच्च न्यायालय उसे यह पूछता है कि किस कानून के अंतर्गत उसने ऐसा किया है। यानी कि वह ऐसा पूछ सकता है कि किसके कानून के जरिए तुम ऐसा कर रहे हो। फिर पांचवा पॉइंट है उत्प्रेक्षण लेख। इसका अर्थ है किसी की पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी कि पूरी तरीके से सूचित करो। इसके द्वारा यदि कोई उच्च न्यायालय यह समझ ले कि उसके अधीन किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है तो वह उस अधीनस्थ न्यायालय को उस मुकदमे से संबंधित सभी कागजात अपने पास भेज देने का आदेश दे सकता है, जिससे यह मुकदमा ऊंचे न्यायालय में चल सके और न्यायालय की प्रतिष्ठा स्थापित रहे। अब हम पढ़ेंगे जनहित याचिका के बारे में, यानी जिसे PIL भी कहा जाता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। यानी कि जनहित याचिका या PIL वो चीज़ है जिसमें किसी पीड़ित को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसके लिए PIL पहले ही दायर की जा सकती है।